Assalamualaikum viewers. Today I will discuss the topic of muscles contraction. In the previous lecture we will study about the skeletal muscles. Previous lecture में skeletal muscles के बारे में पढ़ा था, then इसके myofibrils के बारे में पढ़ा था, and then thick and thin filaments के बारे में पढ़ा था. और आज का जो टॉपिक है muscles contraction उसी skeletal muscle से रिलेटेड है कि जो मसल्स होते हैं उनकी डिटेल तो पढ़ चुके हैं, बट यही जो मसल्स होते हैं इनकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, आज इस बारे में पढ़ते हैं. टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहा जाता है. और जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो सार्कोमेयर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सार्कोमेयर के बारे में, ये जो सार्कोमेयर था जो बिटवीन टू आई बैंड्स प्रेजेंट है या बिटवीन टू जेड लाइंस प्रेजेंट होता है, ये जो सार्कोमेयर है इसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो सार्कोमेयर है इसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. और जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये जो सार्कोमेयर है ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी. स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस. ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है. हाइपोथेसिस के बारे में जानते होते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टेटमेंट होती है. ठीक है, हाइपोथेसिस में एक स्टेटमेंट होती है. इट मे बी ट्रू और फॉल्स. वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है. जब तक इसके ऊपर बायोलॉजिकल फर्दर स्टेप्स एक्सपेरिमेंट तक थ्योरी बन ना जाए, कोई लॉ या कोई प्रिंसिपल बन ना जाए, तो तब तक ये पहले जो हाइपोथेसिस होता है इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स. अब जो स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस था ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था, एच हॉक्सले एंड ए हॉक्सले. ठीक है, और साथ में उसके कुछ कोलीग्स भी थे. उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था इन 1954 में. ठीक है, उनका जो हाइपोथेसिस था वो सारा मसल्स के बारे में था, कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में था, कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और ये किस तरह होती है. अब अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल द थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट बट देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द थिन एंड थिक फिलामेंट. ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस था वो ये था कि जो आपके पास थिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं और ये जो थिक फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी. ये उनका हाइपोथेसिस था कि जब मसल्स, इट्स मीन ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तब करेंगे जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अभी मैंने बात की थी, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो सार्कोमेयर है इसकी ये जो लेंथ होती है ये कम हो जाती है. तो अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस कि जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब थिन एंड थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो उनकी जो लेंथ है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन में रहेगी. थिक और थिन फिलामेंट जस्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे और उनकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. अभी ये जस्ट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है. अब देखते हैं कि ये जो मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, कि ये जो मसल्स हैं ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे रिलैक्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है. अब जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज में जब मसल्स रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है, जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो जो थिन फिलामेंट है, मीन एक्टिन प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ, एक्टिन प्रोटीन्स मिलके थिन फिलामेंट्स बनाते हैं और मायोसिन प्रोटीन्स मिलके थिक फिलामेंट्स बनाते हैं. जो थिन फिलामेंट्स हैं, इट्स मीन जो एक्टिन प्रोटीन है वो स्टार्ट में क्या होंगे, अनएक्सपोज्ड होंगे. ठीक है, जब वो अनएक्सपोज्ड होंगे, थिन फिलामेंट की बात कर रही हूँ, जब थिन फिलामेंट
एक्टिन जब अनएक्सपोज होंगे तो तब ये जो मायोसिन हेड है, ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था ये जो हेड होता है ये इसको क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये जाके इसके साथ बाइंडिंग करता है और तब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। इनिशियल स्टेज में जब ये जो एक्टिन है, ठीक है, ये अनएक्सपोज है, जब ये अनएक्सपोज होगा तो जो मायोसिन हेड है वो जाके इसके साथ बाइंडिंग नहीं करेगा, ठीक है, दोनों सेपरेट रहेंगे। अब टी डिफ्यूज के बारे में मैंने बताया था कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो मैसेज लेके आते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, तो तब इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर है, तो फिर ये क्या करता है अपना जो इसके अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम है उसको रिलीज़ करेगा। जब कैल्शियम रिलीज़ हो जाएगा तो यही जो कैल्शियम है ये जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के ऊपर, ठीक है। अब वो जो कैल्शियम था जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है वो रिलीज़ होके ट्रोपोनिन के ऊपर आके बाइंड हो जाता है। जब ट्रोपोनिन के ऊपर आके बाइंड हो जाता है, इसकी बाइंडिंग की वजह से ये जो हेड है, मायोसिन का हेड है, वो जाके एक्सपोज हो जाता है और वो जाके बाइंडिंग कर जाता है किसके साथ, एक्टिन के साथ, ठीक है। अब कैल्शियम आयन के रिलीज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों की बाइंडिंग हो गई है, उसके बाद एटीपी, ठीक है, जब इन दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी तो तब एटीपी रिलीज होगा। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ये स्प्लिट अप होंगी तो जिसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जब रिलीज होती है तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बन चुका था, ठीक है, हेड के और ट्रोपोनिन के दरमियान में जो बॉन्ड बन चुका था वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक कर देता है। जब बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन हेड एंड एक्टिन फिलामेंट्स दोनों सेपरेट हो जाएंगे और ये दोबारा से मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब इट्स मीन ये जो एटीपी है वो इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो कैल्शियम आयन था जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ हुआ था वो किस्म के लिए यूज़ होता है, वो इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनाता है। जब इन दोनों के दरमियान में, एक्टिन के दरमियान में और मायोसिन के दरमियान में जब बॉन्ड बन जाता है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उसकी स्लाइडिंग से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, मसल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इट्स मीन ये जो कैल्शियम है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है और मसल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड एंड ग्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो फिर इट्स मीन जो एटीपी है, एटीपी जो होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए होता है, वो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन चुका है वो उसको स्प्लिट अप करता है, अपनी एनर्जी यूज़ करके इस बॉन्ड को ब्रेक करता है और इसकी ब्रेकिंग से इनकी जो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दोबारा से रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट्स मीन स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस पढ़ा है, उसमें साइंटिस्ट ने कहा है कि थिन एंड थिक फिलामेंट एक दूसरे को स्लाइड करेंगे, बस इनकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब ये जो हेड है, ठीक है, ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा। जब एक्सपोज नहीं करेगा इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। जब कैल्शियम आयन रिलीज होगा, कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड कर जाएगा, इसकी बाइंडिंग से ये जो हेड रीजन है ये एक्सपोज होगा और इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इट्स मीन जो कैल्शियम आयन है वो इन दोनों के दरम्यान बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है, और इनकी स्लाइडिंग से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। फिर उसके बाद एटीपी रिलीज होगा। एटीपी एनर्जी पैकेट्स है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। उसकी ब्रेकिंग से हेड रीजन, मायोसिन हेड एंड एक्टिन जो है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और मसल्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से आ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, अब मसल रिलैक्सेशन पढ़ते हैं कि मसल्स हैं दोबारा से रिलैक्स कैसे होंगे। जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, अब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मैंने बताया है कि जब कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, ठीक है, और वो रिलीज तब होंगे जब
जो मसल्स फाइबर है उन तक नर्व इम्पल्सेस मैसेज कन्वे करती हैं। जब मैसेज कन्वे होगा तो मसल्स फाइबर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करता है। जब मसल रिलैक्सेशन होती है उसके रिजल्ट में यही जो नर्व इम्पल्सेस हैं जो मसल्स फाइबर तक मैसेज कन्वे करती हैं कैल्शियम आयन को रिलीज करने के लिए, यही नर्व इम्पल्सेस अपना मैसेज कन्वे करने के लिए क्या हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं। ये बहुत स्लोली अपना प्रोसेस करती हैं। जब ये अपना प्रोसेस करने में बहुत स्लो हो जाती हैं तो तब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोबारा से जो कैल्शियम आयन्स हैं उनको रीएक्युमुलेट कर लेता है। मीन दोबारा से उनकी रीएक्युमुलेशन करता है, उसको दोबारा से कलेक्ट करता है। जो इसने कैल्शियम आयन रिलीज कर दिए थे वो दोबारा से रीएक्युमुलेट करेगा उन कैल्शियम आयन्स को। ये इसमें टाइम लगता है विद इन मिलियन सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, मिली सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम आयन है उसको दोबारा से रीएक्युमुलेट करेगा। जब वो रीएक्युमुलेट करेगा, जो क्रॉस ब्रिजेस बन चुके हैं, अब वो क्रॉस ब्रिजेस किनके दरमियान में बने थे, मायोसिन हेड के दरमियान में और एक्टिन के दरमियान में, ठीक है। इन दोनों की बाइंडिंग हुई थी। कैल्शियम आयन जब आके ट्रोपोनिन के ऊपर आके डिपॉजिट हुआ था, ठीक है, डिपॉजिट होने से इन दोनों की हेड रीजन की और एक्टिन एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिजेस बना के एक दूसरे के साथ, अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस ब्रिजेस बना के इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया था। अब जब कैल्शियम आयन रिलीज नहीं हो रहा, तो जब कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा इन दोनों के दरमियान में जो ब्रिज बन चुका था वो ब्रिज दोबारा से ब्रेकअप हो जाएगा। उनकी ब्रेकअप होने की वजह से ये जो थिन एंड थिक फिलामेंट है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो सार्कोमेयर था जिसकी मैंने लेंथ बताई थी, अब ये जो सार्कोमेयर है इसकी जो लेंथ थी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में रिड्यूस हो गई थी, ठीक है। अब इस सार्कोमेयर की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो गई थी। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ये जो सार्कोमेयर है दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मसल्स रिलैक्स तब होते हैं जब इन दोनों के दरमियान में कैल्शियम आयन आके डिपॉजिट हुए थे, तो इनके दरमियान में बॉन्ड बन गया था और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। बट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो एटीपी इनके दरमियान में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। इनके दरमियान में बॉन्ड को ब्रेक जब हो जाएगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में सार्कोमेयर जिसकी जो लेंथ थी वो रिड्यूस हो गई थी वो दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बन चुका था, जो ब्रिज बन चुका था, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। मायोसिन हेड भी सेपरेट हो जाएगा। जो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है, ये भी तो सेपरेट हो जाएगा और मसल्स अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, सार्कोमेयर अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। इसको कहते हैं मसल्स रिलैक्सेशन। अब ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है ये एक टर्म के ऊपर बेस्ड करता है और इस टर्म को कहते हैं ऑल और नन फिनोमेना, ठीक है। एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस कर रहा है ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है और वो प्रिंसिपल है और नन फिनोमेना, ठीक है। ऑल और नन फिनोमेना मीन या तो फिर ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी उसमें सारे फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे या तो फिर एक फिब्रिल भी इन्वॉल्व नहीं होगा कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करे, ठीक है। अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है कि ये जो मसल्स फाइबर है, ठीक है, ये मैसेज रिसीव करते हैं और उसके रिसीव करने के बाद उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। या तो ऑल एंड नन फिनोमेना मीन्स जब वो मैसेज रिसीव करेंगे या तो वो फुली रिस्पॉन्स देंगे या तो वो फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसको कहते हैं ऑल और नन फिनोमेना। बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है या तो फिर वो कम होती है या तो फिर ज़्यादा होती है। बट ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कम होगी उसमें भी सारे मसल्स इन्वॉल्व होंगे, सारे फिब्रिल्स इन्वॉल्व होंगे, सारे फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे। बट क्या होगा कि वो मसल्स सारे फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे बट वो थोड़ी थोड़ी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करें। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसमें जितने भी फाइबर्स होंगे, जितने भी फिब्रिल्स हैं, वो सारे के सारे वो ज़्यादा क्या करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होंगे। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ बेस्ड ऑन अ
प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल इज़ ऑल और नन फिनोमेना। या तो फिर सारे फिब्रिल्स इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे और रिस्पॉन्स शो करेंगे, या तो फिर कोई भी फिब्रिल पार्टिसिपेट नहीं करेगा और रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। अब ये जो मसल्स फाइबर होते हैं और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन है। चलिए इसके रिलेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो कैसे होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा कैसे होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक कैसे होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन वीक तब होगी जब लेस मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कम होगी और वीक होगी। जब मैनी मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग होगी। हियर क्वेश्चन अराइज, व्हाट आर मोटर यूनिट्स, के मोटर यूनिट्स ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, और मोटर यूनिट्स क्या हैं कि जिनकी वजह से ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये वीक भी हो सकती है। अब जाते हैं मोटर यूनिट्स पे कि मोटर यूनिट्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड होती है। अब मोटर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। न्यूरॉन पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ये सेल बॉडीज़ होती है, एक्सॉन रीजन होता है और डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। ये इसका सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन है और ये इसका क्या होती हैं, ये डेंड्राइट्स अराइज होती हैं, ठीक है। और ये इसका एंड टर्मिनल होता है जहाँ से ये मसल्स के साथ क्या होती है, अटैच होती है। अब जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका जो एक्सॉन होता है उसकी ब्रांचेस, ये जो एक्सॉन होता है उसकी बहुत सी ब्रांचेस अराइज हुई होती हैं। इट्स मीन ये जो एंड टर्मिनल है ये बहुत सी ब्रांचेस में आगे जाके, ये जो एक एक्सॉन है, ठीक है, ये बहुत सी ब्रांचेस में आगे जाके डिवाइड होता है, जिसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन पॉइंट है, जहाँ पे जाके ये मसल के साथ जाके आगे बाइंड करेगा। अब जहाँ पे इसकी ये जो ये जो नर्व होती है वो जाके क्या करेगी, एक एक मसल्स फाइबर के साथ क्या करेगी, ज्वाइन होती है, ठीक है। इट्स मीन अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर हुज कॉन्ट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन इज कॉल्ड मोटर यूनिट। नाउ आई रिपीट दिस, अ ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर, कि ये जो मसल्स फाइबर का एक ग्रुप है हुज कॉन्ट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन एक कंट्रोल कर रही है बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन है जो ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उसको कहते हैं मोटर यूनिट। अब ये जो एक्सॉन है आगे जाके फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है और ये हर एक ब्रांच मसल्स फाइबर को कंट्रोल कर रही है। इसकी हर एक ब्रांच के साथ एक एक मसल्स फाइबर अटैच है और वो उसको कंट्रोल कर रही है। इसको मोटर यूनिट कहा जाता है। मोटर यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है और उसका ये जो एक्सॉन है इसका एक एक ब्रांच जाके मसल्स फाइबर को कंट्रोल कर रही है और उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसको कहते हैं मोटर यूनिट। इट्स मीन अगर मोटर यूनिट्स अब ये जाके अब जितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस हैं जितनी जाके फाइबर्स के साथ अगर ज़्यादा अटैच्ड हैं, ज़्यादा मोटर यूनिट्स हैं, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह अगर यही जो ब्रांचेस हैं ये कम हैं, अगर ये ब्रांचेस कम होंगी तो ये जो फाइबर्स हैं, मसल्स फाइबर्स हैं, इनके साथ भी कम अटैच्ड होंगी, तो तब क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वीक होगी। नाउ आई रिपीट दिस, यही जो ब्रांचेस हैं ये मसल्स के साथ अटैच्ड हैं, अगर ये ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो ये मसल्स फाइबर के साथ अटैच्ड होंगे तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी स्ट्रॉन्ग। इसी तरह अगर ये फाइबर्स ही कम, अगर ये ब्रांचेस ही कम हैं तो इट्स मीन ये जो मसल्स फाइबर हैं उनके साथ कम अटैच होंगी। जब ये ब्रांचेस कम होंगी, मसल्स फाइबर के साथ कम अटैच होंगी, तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक है और इसको कहते हैं मोटर यूनिट। मोटर यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोटर न्यूरॉन का ये एक्सॉन है जो मसल्स फाइबर के साथ अटैच होता है और इसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है।